स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे फाइनल ईयर यानी कि थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल डिसिप्लिन वाले सिलेबस में। अगर मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 1 के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट सेकंड रहने वाला है। क्या रहने वाला है? पार्ट नंबर सेकंड। यानी कि इससे पहले मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 की वीडियोस बना रखी है, तो आप पहले जा करके वो देखो ताकि आपको चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से समझ आए। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपको यहाँ पे 3 यूनिट पढ़ने हैं, और इन तीनों यूनिट को मिला करके टोटल आपको जो पढ़ना है 8 जो है पढ़ना है। देखिए, इससे पहले पार्ट 1 में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के प्रभाव क्या होते हैं, ऐतिहासिक प्रक्रिया भी हमने बहुत बढ़िया तरीके से समझी। अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण को लेकर के क्या सहमति और विरोध है। देखो, वैश्वीकरण जो होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 2 शब्दों में अगर मैं नॉर्मल तरीके से बताऊँ तो वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार को लेकर के कोई भी रिलेशन अगर बनाया जाता है तो उसको वैश्वीकरण बोल दिया जाता है। अब ऑब्वियस बात है, एक देश अगर दूसरे देश के साथ जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इनके कल्चर पर, इनके प्रशासन पर, इनकी जनता पर भी प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वैश्वीकरण को बहुमुखी प्रभाव बोला जाता है। वैश्वीकरण को लेकर के कुछ सहमति है और कुछ असहमति है, यानी कि विरोध भी है। देखो क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण से अभिप्राय क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के साथ व्यापारिक संबंध जो बनाए जाते हैं वो है। परंतु दूसरी ओर 1990 के दशक से लेकर के वर्तमान समय तक वैश्वीकरण एक विवादास्पद परिघटना रहा है। क्यों रहा है ये भी देखो। वैश्वीकरण विरोधी सभी आलोचकों का ये मानना होता है कि 20वीं शताब्दी के लास्ट के साल्स में यानी कि अंतिम वर्षों में जो शासक है उनमें ज्ञान नहीं था, और उन्होंने ज्ञान ना होने के कारण अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए बाजार का प्रयोग किया और पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। यानी कि उन्होंने बोला कि वैश्वीकरण 20वीं शताब्दी में एक नए रूप में निकला, और उसका नया रूप लोगों के सामने एक नेगेटिव इंप्रेशन छोड़ा। कहा कि 20वीं शताब्दी में जो शासक थे उन्होंने अपना निजी स्वार्थ निकालने के लिए बाजार में क्या किया, सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई। तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव हमारे देश पर पड़ा। इसके विरोध के तर्क भी है। विरोध का तर्क पहला ये बोला जाता है कि सबसे बड़ी बात कि वैश्वीकरण जो है सिर्फ और सिर्फ पूंजीवाद पर किया गया। पूंजीवाद ये मतलब ये होता है, तो बड़ा प्रभाव यहाँ पे पड़ा। देखिए, पूंजीवाद जो होता है वो होता है प्राइवेटलाइजेशन, यानी कि चीज़ों को प्राइवेट रखना, संपत्ति को लोग अब प्राइवेटली रख सकते हैं। ठीक है, एक होता है पूंजीवाद और एक होता है समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है कि सब कुछ सरकार के हाथ में होगी, सामाजिक रूप से होगी। पर पूंजीवाद में क्या होता है कि लोगों के पास राइट बनता है अपनी चीज़ों को अपने पास रखने का। ठीक है, संपत्ति वगैरह पर उनका अधिकार हो सकता है। तो पूंजीवादी जो था, वैश्वीकरण नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया था। साथ में बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने अपने मतलब के लिए सिर्फ काम करती थी। एमएनसीज कंपनी को मतलब नहीं होता था कि लोगों को किस तरीके से प्रॉफिट देना है, उनको ये मतलब होता था कि अपनी कंपनी कैसे ग्रो करनी है। विकासशील देशों में भी अपना व्यापक समर्थन का अभाव रहा है। सुसंगत लक्षण का भी यहाँ पे अभाव दिखा है। इस लाइन का सिंपल एक मतलब ये है कि देशों के बीच सिर्फ व्यापार को लेकर के ही संबंध बनाया जाता था और कुछ नहीं। तभी वैश्वीकरण को छोड़ करके और भी कई सारे छोटे छोटे क्षेत्रीय संगठन निकले, जैसे सार्क हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप देखो ये यूरोप में यूरोपीय संघ हो गया, यूएनओ, इन सबको बनाया यहीं पर गया। ठीक है, इसीलिए इन सबकी भी जरूरत पड़ी। पूंजीवादी वैश्वीकरण के विरुद्ध संपूर्ण विश्व में 2 स्तर पर संघर्ष चलाया, और वैश्वीकरण का जो संघर्ष है वो 2 भागों में विभाजित किया गया। एक था लामबंदिनी, एक था क्या कहते हैं, नागरिक अवज्ञा विकेंद्रीकरण। जमीनी स्तर पर जो था लामबंदिनी, इसको ये नाम इसलिए मिला क्योंकि लोगों ने जमीन के लिए या फिर जमीनी स्तर पर आंदोलन चलाया, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी को लेकर के यहाँ पर ये आंदोलन चलाया। दक्षिण अफ्रीका में भूमिहीन, जिनकी भूमि जा रही थी, उसको लेकर के जन आंदोलन कराया। इसीलिए वैश्वीकरण के अगर मैं दृष्टिकोण की बात करूँ तो दृष्टिकोण का मतलब होता है सभी वैज्ञानिकों का अपना अपना नजरिया। तो यहाँ पे एग्जाम में अगर आया तो 3-4 दृष्टिकोण पे सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे सर्वप्रथम आएगा आपका नव उदारवादी वैश्वीकरण। ठीक है, ये जो था दृष्टिकोण पूंजीवाद का बहुत ज़्यादा सपोर्टेड था, और उदारवाद को लेकर के ये यही कहता था कि सामाजिक और जो है पर्यावरण को लेकर के इसके अंदर कोई निषेध नहीं है। इसकी प्रमुखता जो थी वो गरीब और जो सामान्य लोग होते थे इनकी राजनीति और स्थिरता को लेकर के बात की करता था। यानी कि इसने भी कहीं ना कहीं समाज को लेकर के ही बात की थी। उसके अलावा दूसरा दृष्टिकोण है हाइपर ग्लोबलिस्ट दृष्टिकोण। ये जो विचार था ये एक सीमा विहीन संसार में ले रहा था।
इसने राष्ट्र की प्रासंगिकता को खत्म किया, यानी कि ये कहता है कि वैश्वीकरण जो है वो एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध तो है, लेकिन उसका कोई ना कोई आंतरिक प्रभाव नहीं है। चाहे वामपंथी हो चाहे दक्षिणपंथी, दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोणों का विचार इसके अंदर शामिल है। यानी कि कुछ लोग इसके कुछ पॉइंट्स को बहुत अच्छे से भी बोलते हैं। वामपंथी और दक्षिणपंथी कौन थे? वामपंथी जो थे वो समाजवाद थे और दक्षिणपंथी जो थे वो थे पूंजीवाद। ठीक है, याद रखना। और उसके अलावा ये थे संदेहवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी। ये वैश्वीकरण की बहुत ही नवीनता पर जोर देते हैं। 1870 से 1914 के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आई थी उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था। परिवर्तनवादी दृष्टिकोण अगर मैं बोलूँ तो इसके अनुसार वैश्वीकरण प्रभावों को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया गया था। इस दृष्टिकोण को वैश्वीकरण का संदेहवादी दृष्टिकोण और एक नया रास्ता भी बोला। स्थानीय अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा था, इसने सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि क्षेत्रीय साधनों से प्राथमिक उत्पादन जो निकलता है उसकी वस्तु और सेवाओं का ज़्यादा उत्पादन उसके बीच होना चाहिए, ये था। तो चैप्टर नंबर 1 में वाद विवाद को लेकर के सवाल आएगा, उसके ऐतिहासिक विकास को लेकर के सवाल नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसको आंदोलन को लेकर के सवाल आएगा, यानी कि यहाँ से आएगा। वैश्वीकरण के विरोध के तर्क क्या थे, सहमति असहमति क्या थी, सिर्फ यहीं से प्रश्न आएगा और कहीं से प्रश्न आपसे नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। तो होप सो कि अब आपको ये चैप्टर खत्म समझ बहुत अच्छे से आया होगा। ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है और यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1 खत्म है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ।